जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम मूल मंत्र की सीरीज 2 के अंदर टॉपिक की बात करेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और जो साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार। कल काफ़ी ही जो थी वो कमेंट मेरे को दिख रहे थे, जो साथियों ने बात कही, जो उत्तर बताए, बहुत ही अच्छा। इसी तरह जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहो। मैं ये बात बता दूं आपको, ये जो हम पढ़ेंगे भूगोल वाली सीरीज में बता रहा हूँ, मूल मंत्र सीरीज राजस्थान जीके की, ये एग्जाम के अंदर बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। देखो बताया जाता है, तुम ऐसे में सोचना कि आज ये राजस्थान का राज्य पशु, ये प्रश्न कैसे आएगा, ये कल रह गया था, ये प्रश्न आज मैं सारा ये सल्टा देता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। तो देखो इस सीरीज के साथ आप जुड़ोगे, बहुत फायदा मिलेगा। कई साथी पूछ रहे थे किस टाइम, तो शाम 7 बजे जीके बाई अजय सर चैनल पर रहती है। देखो ये बताया जाता है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहें तो वो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। तो इस भर्ती को तुम पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको आपका बनाने में लग जाएगी। अगर शिद्दत से चाहेंगे नहीं तो कैसे कायनात लगेगी बनाने में। तो सबसे पहले आपके ऊपर ये काम, ये आपका काम है, कर्तव्य है कि आप इसको शिद्दत से चाहो। तो देखो भाई, आज हमारा पहला प्रश्न जो है वो है राजस्थान का राज्य पशु है। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो काफी साथी ये भी करेंगे, काफी साथी ये करेंगे, कई बेचारे ये भी कर देंगे। तो पहले एक बात बता दूं, इसमें पूछा गया राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य जो पशु है वो है चिंकारा। क्या है मेरे भाई? चिंकारा। चिंकारा को राज्य पशु का जो दर्जा दिया था वो दिया गया था 1981 में। वो दर्जा कब मिला? 1981 के अंदर। याद रखना, चिंकारा जो है वो गंगानगर जिले का शुभंकर है। गंगानगर का शुभंकर कौन है? चिंकारा। दूसरा प्रश्न, राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावन। गोडावन को भी दर्जा जो दिया गया था वो 1981 के अंदर मिला। एक बात याद रखना, जानवरों को जो दर्जा मिला था ना वो 81 में मिला। एक मिनट, मैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न वाली किताब उठा लेता हूं। इसमें प्रश्न लिख कर लाया हूं, मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, क्योंकि प्रश्न देखते रहेंगे ना तो बताते रहूंगा तुम्हें मैं। तो याद हो गया ये राज्य पशु चिंकारा और राज्य पक्षी है गोडावन, दर्जा 1981 में। ठीक है गुरुजी। गुरुजी हमने ये पढ़ा है ऊंट। ऊंट मेरे भाई राज्य नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पालतू राज्य पशु कौन सा है? तो पालतू पशु का जो दर्जा मिला है वो मिला है ऊंट को। ये 19 सितंबर 2014 को मिला था। और 2014 से भी एक महल है मुबारक महल। कौन सा महल? मुबारक महल। मैं इतना तेज चल रहा हूं तो समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन में साथ रहो। मुबारक महल कहाँ है? टोंक में। तो यहां पर पहले ऊंट की बलि दी जाती थी। किसकी बलि? ऊंट की बलि। अब उस ऊंट की बलि पर 2014 के बाद क्या लगा दिया? प्रतिबंध। तो याद रखना कि मुबारक महल कहाँ है? मुबारक महल है टोंक पर। राजस्थान का पालतू पशु जो है वो कौन सा है? ऊंट। ऊंट को पालतू पशु का दर्जा मिला। अब ऊंट से प्रश्न देखो क्या क्या बनेंगे। ऊंट के बालों पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाती है। कौन सी कला? उस्ता कला। उस्ता कला को एक नाम से जानते हैं मुनवती कला। मुनवती कला। ये जो कला है वो कौन से जिले की फेमस है? बीकानेर। बीकानेर में अधिकतर जो चित्रकार थे वो मुस्लिम थे, ये प्रश्न याद रखना। उस्ता कला ऊंट के बालों पर चित्रांकन है। ऊंट के एक रोग होता है, उस रोग का नाम है सर्रा। सर्रा नामक किसके होता है? ऊंट के। ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक कहां मिलते हैं देखने को? तो राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। अगर गुरुजी ऐसे पूछे राजस्थान में ऊंट की संख्या न्यूनतम कहां है, तो न्यूनतम है प्रतापगढ़। ऐसे याद रखना, जो जिला बड़ा है, जो जिला नया बना है, बड़ा है तो उसमें ज्यादा पाए जाएंगे, नया बना है उसमें कम पाए जाएंगे, नया नहीं बनाना। अब रोग सर्रा होता है। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? ऊंटों के देवता कहते हैं पाबू जी को। किसे कहते हैं? पाबू जी। पाबू जी का मंदिर है कोल्लूमंड गांव में। और कोल्लूमंड गांव कहां? फलोदी जोधपुर के अंदर। एक ये प्रश्न याद रखना। ऊंटों की देवी गुरुजी किसे कहते हैं? ऊंटों की देवी कहते हैं अंता माता को। किसे कहते हैं? अंता माता। अंता माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बीकानेर के अंदर बना है। ऊंट के एक आभूषण पहना जाता है, गौरबंद। गोड़िया वगैरह काफी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गौरबंद। आली जा थारो गोरे बंद न खेराड़ो। गौरबंद आभूषण किसका है? ऊंट का। वो बोलती है ना
गाया चरावती गोर बंदे गुथियो, और भैंस्यान है ना। हाँ, भैंस से याद रखना। अब भैंस के एक रोग होता है, भैंस के कौन सा रोग होता है? ठप्पा। ठप्पा नामक रोग किसके होता है? भैंस के। और ऊँटों के जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्रा। अच्छा, अब ये याद रखना, ये जो उस्ता कला थे ये कौन लेकर आए थे? राजा अनूप सिंह। अनूप सिंह कहाँ से लाए थे? लाहौर से। और अनूप सिंह के समय इस कला का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। खिंडा दिया प्रश्न को। इसी प्रकार अपने आगे करेंगे। बाबू जी को ऊँटों का देवता कहते हैं, ऊँटों की देवी किसे कहते हैं? अंतमाता को। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र तो जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर के अंदर ऊँट अनुसंधान केंद्र है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस अनुसंधान केंद्र है बल्लभनगर। और बल्लभनगर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बकरी अनुसंधान केंद्र है अविका नगर है मालपुरा टोंक में। मेरे भाई मैं कह रहा हूं ना, आप कर लो ध्यान से, प्रश्न आए फिर कह देना, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा आपके पेपर के बाद, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये था हमारा पहला प्रश्न आज का। अब भौतिक प्रदेश के प्रश्न उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें ये सारे कवर हो गए लगभग। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प है रोइडा। राज्य गीत पूछे तो राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो हमारे देश। राज्य नृत्य पूछे तो राज्य नृत्य घूमर। राज्य कवि पूछे सूर्यमल मिश्रण। और इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। याद रखना इतनी बात। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पलाया व टाट का संबंध किस जिले से है? यानी ये पलाया टाट है, इसका संबंध किस जिले से है? इसका मतलब ये है कि सर्वाधिक ये कहां देखने को मिलती है? पलाया और टाट। पहले तो देखो, किसी को ये नहीं पता पलाया टाट होते क्या हैं, तो ये जानना भी जरूरी है। तो देखो, इसका ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको बीकानेर, बी ऑप्शन दे रहा हूं उदयपुर, सी ऑप्शन दे रहा हूं डूंगरपुर, और डी ऑप्शन है जैसलमेर। क्या करोगे? राइट उत्तर कर दो फटाफट। इसके बारे में बता देता हूं, पलाया टाट होता क्या है। देखो, एक तो आपके सामने नाम आएगा पलाया, एक आएगा नाम रण को ही क्या कहते हैं? टाट। एक नाम आएगा वोल्सन, और एक नाम आएगा खडीन। इतने आप उत्तर करो कमेंट में फटाफट। पलाया क्या होती है? देखो, एक ये मरुस्थल हो गया, एक ये मरुस्थल हो गया। जल्दबाजी में बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक ये मरुस्थल है, एक ये जो मरुस्थल है, ये भी मरुस्थल है। इसके बीच में एक ऐसा क्षेत्र होता है, और ऊपर ये बादल है। छम छम करता आया मौसम प्यार के ये बादल से क्या हुई? बादल से गुरुजी और वर्षा हुई। क्या हुई मेरे भाई? वर्षा। बादल से जो वर्षा हुई, उसी वर्षा से जो पानी कट, देखो यहाँ रेत में गिर गया, ये पानी तो सूख जाएगा। अब यहाँ गिरेगा ना वो पानी, ये लोग जो बीकानेर गए वो यहाँ पर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और ये जो पानी इकट्ठा होता है ये अस्थायी झील बन जाती है। क्या बन जाती है? अस्थायी झील। राजस्थान में सर्वाधिक अस्थायी झील कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर। क्योंकि ये मरुस्थल कहाँ है? मरुस्थल जैसलमेर में ही है सर्वाधिक। तो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक अस्थायी झीलें पाई जाती हैं। तो पलाया एक क्या है? अस्थायी झील। तो ये भी कहाँ मिलेगी? सर्वाधिक जैसलमेर। ये सारी की सारी चीजें सर्वाधिक जैसलमेर में मिलती है। जैसलमेर जिले की शब्दावली है। रनिया टाट क्या किसे दें? जब ये पानी जो वर्षा का ये सूख जाएगा तो एक भूमि बढ़ जाएगी दलदली सी, उस भूमि को क्या कहते हैं? रनिया टाट। जब ये दलदली भूमि होती है, देखो एक दलदली भूमि होती है, उसके ऊपर अपने पैर समारते हैं, कचकचा करता है ना, वो दलदली भूमि। और वो दलदली भूमि भी कभी सूखेगी? बिल्कुल सूखेगी। सूखने के बाद जो मैदान बढ़ जाएगा उसे बोलते हैं वोल्सन, और उस मैदान के ऊपर जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं खडीन की। खडीन की जो खेती है वो जैसलमेर में होती है। खडीन की कृषि सर्वप्रथम पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। ये बात याद रखना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पलाया टाट, चाहे पलाया टाट पूछे, रण पूछे, वोल्सन, खडीन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राइट, जैसलमेर। तो ये सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं?
जैसलमेर में। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। बस पहली क्लास में बहुत अच्छा, लाइव की संख्या भी ठीक थी, बहुत खुशी हुई मेरे को। बस इसी तरह पढ़ते रहो, मैं खूब मेहनत कराऊंगा आपको दोस्तों। पश्चिमी रेतीले मैदान में, पश्चिमी रेतीले मैदान में मुख्यतः घास पाई जाती है, पाई जाती है। ऑप्शन ए भरूत, ऑप्शन बी गोखरू, ऑप्शन सी सेवन और ऑप्शन डी एंचा। इसका राइट उत्तर बताओ क्या होगा। पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर मुख्यतः कौन सी घास पाई जाती है? पश्चिमी रेतीला जो मैदान है वो टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का बना हुआ अवशेष। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया? 4। चौथे नंबर पे बनने के क्रम में पूछे तो कौन बना था? टेथिस सागर, सॉरी पश्चिमी रेतीला मैदान। पहले नंबर पे बना था अरावली, दूसरे नंबर पे बना था हाड़ौती, तीसरे पे पूर्वी मैदान, चौथे पे ये लिखते रहना, मैं जल्दबाजी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना इन चीजों को। ठीक है गुरु जी। पश्चिमी रेतीले मैदान में मुख्यतः घास पाई जाती है, बिल्कुल वेरी गुड, सही बोला आपने। कौन सी घास? सेवन। अब पढ़े सेवन घास को, तो सुनो। सेवन घास मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है, पहला प्रश्न। दूसरा, जैसलमेर में भी कहां? तो एक स्थान पड़ा होगा पोखरण, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक ये घास सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके मध्य के क्षेत्र को एक नाम से और जानते हैं, यहां भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है ना, जिसे बोलते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र। अब एग्जामिनर प्रश्न ये पूछे कि लाठी सीरीज क्षेत्र की खोज किसने की? तो लाठी सीरीज क्षेत्र की जो खोज की थी कि इतना फैला हुआ है, वो की थी कादरी संस्थान ने। कादरी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर। याद रखना, कादरी संस्थान ने इसकी खोज की थी, पोखरण से मोहनगढ़, जैसलमेर के अंदर, ये दोनों लाठी सीरीज क्षेत्र की। मोहनगढ़ के अंदर लगा हुआ है विश्व चारा बैंक, विश्व चारा बैंक। कौन से जिले में लगा हुआ है? मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ में कौन सा बैंक लगा हुआ है? विश्व चारा। इसी घास के प्रकार है तरड़गम, करड़, इसी के प्रकार है, इसके अंदर ही घास पाई जाती है। और अंजन हो गई, धामण होगी, धामण दुधारू पशुओं को दी जाती है। कुछ घास लिख देता हूँ, गाजर घास। कौन सी घास? गाजर। गाजर घास जो है वो चर्म रोग के लिए फेमस है। कौन से रोग के लिए? चर्म रोग के लिए कौन सी फेमस घास है? गाजर। गोखरू, इसे बाखड़ी भी बोलते हैं, बाखड़ी कहते हैं, वैसे बाखड़ी नाम आता है। ऊंट का पसंदीदा घास ये गोखरू है। एक घास आएगा बुर। कौन सा घास? बुर। मरुस्थल का सुगंधित घास कौन सा है? मरुस्थल का सुगंधित घास जो है वो बुर है, जो बीकानेर के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। बीकानेर की जो तहसील है लूणकरण देशनोक है, और इसके आसपास जो है वो देखने को मिल जाएगा बुर घास। ठीक है। राजस्थान का सबसे खुशबूदार घास कौन है? खस और खस। खसखस घास राजस्थान का सबसे सुगंधित घास है। गुरुजी ये कहाँ मिलता है? ये सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, इन जिलों के अंदर अधिक देखने को मिलता है। बोलो ये बात समझ में आई? पश्चिमी रेतीला मैदान वाली बिल्कुल आ गई गुरुजी। तो कौन सी घास है? सेवन। एंचा घास को याद रखना कि सर्वाधिक पक्षी मरते हैं भरतपुर में पाई जाती है एंचा घास। और मोतिया घास कृष्ण मृग की फेमस घास है। कृष्ण मृग सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं अपना ताल छापर अभयारण्य चूरू के अंदर। अभयारण्य सारे करा दूंगा मैं, ठीक है तुम्हें। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है?
मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा, ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? बताओ भाई फटाफट, मैं इतने एक चीज बता देता हूं आपको। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? ये टॉपिक भी करवाए हुए मैंने, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं करवा दूंगा आपको टेस्ट, मतलब घबराए करो मत, आप जुड़ो तो सही। ओ आगे आप लो, पश्चिमी रेतीलो मैदान, बिल्कुल गुरुजी वो पश्चिमी रेतीलो मैदान है। पश्चिमी रेतीले मैदान से एक रेखा यहां से गुजरती है, ये मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा है और ये राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली है, ठीक है। ये जो पहली रेखा है उसका नाम है 10 सेंटीमीटर, तो यहां एक ही जिला है जिसका नाम क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वर्षा मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भाग में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, एक तो पूछेगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और एक पूछा जाएगा आपसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। स्थान पूछे तो माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू, और जिला पूछे तो झालावाड़। माउंट आबू कहाँ है गुरुजी? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, जिला झालावाड़। इसी माउंट आबू के अंदर जो है वो एक प्रश्न याद था मेरे को अभी। हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ऊंचा जिला पूछे तो सिरोही, ठीक है। ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार, वो भी सिरोही में। ऊंची झील पूछे तो नक्की झील, वो भी सिरोही में। ऊंची झील, पठार, ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, वो भी सिरोही में। सारी लगभग ऊंची चीजें जो है वो कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये बात याद रखना, मरुस्थल को दो भागों में 25 सेंटीमीटर और जैसलमेर को दो भागों में 10 सेंटीमीटर, राजस्थान को दो भागों में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है, एक मिनट को, पश्चिमी रेतीले मैदान में भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? वाली वर्षा को कहते हैं। नंबर ए सीली वर्षा, ऑप्शन बी सुनहरी बूंदे, ऑप्शन सी सुनहरी बूंदे हो गई, ऑप्शन सी आप ये याद रखो तवा, और ऑप्शन डी पूर्वैया। राइट, फटाफट उत्तर बताओ। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ये अपना भारत है। भारत में इधर है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछे विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी झील कौन सी है, तो आप बोलोगे कैस्पियन सागर।
और नीचे है भूमध्य सागर। मेन तो इंपॉर्टेंट भूमध्य सागर है। अब इनमें भरा हुआ जल। अब ये जो मानसून है ना, ये बात कर रहा हूं मैं शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत, ठंडी ऋतु है ना। तो शीत ऋतु में क्या होता है, ठीक है, शीत ऋतु में क्या होता है। अच्छा, ये महीना कौन सा है? ये महीना है मेरे भाई मध्य दिसंबर से फरवरी, इसके बीच के अंदर होती है वर्षा। शीत ऋतु इसके अंदर आती है तो इसके बीच में होती है। अब ये आती है पश्चिम दिशा से। कौन सी दिशा से आ रही है? पश्चिम। तो ये जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये जो वर्षा होगी इसका जो उत्तर होगा वो किस विक्षोभ से होगी? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम दिशा से आती है। अब यहां से टकरा के एक धारा इधर चल जाती है और एक धारा नीचे आती है। इधर वाली धारा जो आती है वो सर्वाधिक राजस्थान में तो बरसती है बीकानेर के अंदर, और भारत में सर्वाधिक कहां बरसती है? पंजाब। तो याद रखना, इसी वर्षा को बोलते हैं मावट वर्षा। कौन सी वर्षा? मावट। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, जिसे कहा जाता है हिंदी में सुनहरी बूंदे। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा पश्चिमी रेतीले मैदान में। पश्चिमी रेतीला मैदान मतलब कहाँ होती है? सर्वाधिक ये राजस्थान में बीकानेर के अंदर, और भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? पंजाब। तो पश्चिमी राजस्थान में होने वाली सर्वाधिक वर्षा है मावट। मावट जो है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। किसकी फसल के लिए लाभदायक है? वो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। और याद रखना, रबी में चना और गेहूं के लिए ये लाभदायक है। मावट वर्षा भूमध्य सागर से होती है, ये बात तो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ओके गुरु जी। अब इतनो थाने पढ़ लियो। अब जी आप कोई काल वर्षा हुई भी तो बाकी सी वर्षा ही जनवरी में मावट वर्षा, यानी तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा क्या कहते हैं? मावट। तो पश्चिमी रेतीले मैदान में जो बारिश होती है वो मावट होती है। ठीक है, इसके बाद मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो मैं इसका सीधा उत्तर लिख दे रहा हूं। इसकी शुरुआत होती है 1977 व 78 में। यह प्रश्न याद रखना। ठीक है, विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1977 और 78 में। एक प्रश्न और था इसमें, वो प्रश्न था, हाँ ठीक है। तो दूसरा प्रश्न, कमलनाथ की पहाड़ी कहाँ है? कमलनाथ पहाड़ी किस जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी सीकर। तो देखो, अगर मैं तुम्हें बात बताऊं कमलनाथ पहाड़ी की, तो कमलनाथ जो पहाड़ी है वो राजस्थान की कौन से जिले में है? वो है सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर में। अब ऐसे प्रश्न आता है कि अरावली की चोटियों का क्रम बताओ। मतलब क्रम कैसे? जो बड़ी से छोटी। तो मैं एक ट्रिक लिखा दूं तुम्हें, उसमें आ जाती है। बाकी यही पूछते हैं एग्जाम में कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। बोलो, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो तारा। गुरु से बनी मेरे भाई गुरु शिखर। गुरु शिखर। पहले मैं गुरु शिखर की तुम्हें बात बता देता हूं। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। एग्जाम में पूछ ले तो बता देना। गुरु शिखर पर 5 मीटर का एक मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर है दत्तात्रेय। और याद रखना, सिरोही के अंदर माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। माउंट आबू के अंदर ही कौन सा है? सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर। अगर पूछे दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है तो सिरोही माउंट आबू के अंदर।
गुरु शिखर 1722 मीटर, 5 मीटर के ऊपर मंदिर बना, वो मंदिर किसका है? दत्तात्रेय का। तो 5 मीटर जोड़ने पे इसकी कुल ऊंचाई कितनी होती है? 1727 मीटर। एक तो ये बात याद रखना। गुरु से आएगा शेर, दिल से आएगा दिलवाड़ा। दिलवाड़ा बता दिया वैसे मैंने, ठीक है। लगाकर वो साइलेंटर को जराऊं, जैसे सॉरी, गुरु से दिल, दिल से दिलवाड़ा हो गया, और रे से होगी रघुनाथगढ़, और ऐसे होगी अचलगढ़, अचलगढ़, और गुरु से दिल लगाकर जैसे होगी जरगा, जरा से होगी जरगा। रघुनाथगढ़ यहाँ नहीं है मेरे दोस्त। जरा से कौन सी होगी? जरगा। ऐसे होगी अचलगढ़, और रे से होगी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, और खे से होगी खो। कौन सी होगी? खो। तारा से होगी तारागढ़। खो कहाँ है? एक तो ये याद रखो जयपुर। खो कहाँ है? ये प्रश्न आता है एग्जाम में, जयपुर। अचलगढ़ सिरोही, रघुनाथगढ़ सीकर, ठीक है। तारागढ़ अजमेर, दिलवाड़ा सिरोही, शेर सिरोही, जरगा उदयपुर। ये सारे प्रश्न याद रखना, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़, ठीक है। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कमलनाथ चोटी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोही। एक बात याद रखना, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो अरावली का सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों लिखा रहा हूं। अरावली का विस्तार सर्वाधिक जो है राजस्थान में, वो है उदयपुर में। कौन से जिले में है? उदयपुर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है? वो है अजमेर के अंदर। अरावली का राजस्थान में कुल विस्तार कितना है? तो राजस्थान में जो है वो 550 किलोमीटर है, यानी लगभग 80% हो गया। वैसे कितना है राजस्थान की? अरावली की कुल लंबाई पूछे तो है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। अरावली की औसत ऊंचाई पूछे तो 930 मीटर। ये बात तुम याद रखना, ठीक है। गुरुजी ये प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात हो जाएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर बस कितने? 1 मिनट हो जाए, थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं, 3-4 प्रश्न हो रहे हैं। इसके आगे वाला जो प्रश्न है मेरे भाई वो है लसाड़िया का पठार कहाँ है? लसाड़िया का पठार ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। ऑप्शन डी मैं आपको दे देता हूं। बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया। बताओ कौन सा होगा इसका उत्तर? लसाड़िया का पठार। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक पठार है और उस पठार का नाम है मेसा का पठार। कौन सा पठार? मेसा का पठार। उदयपुर के अंदर जो पठार है उस पठार का नाम क्या है? लसाड़िया का पठार। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर। सिरोही के अंदर 2 पठार है, एक तो है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, और एक है आबू का पठार। राजस्थान के पठार बता रहा हूं। बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया का जो पठार है उसका नाम है ऊपरमाल का पठार। कौन सा? ऊपरमाल का पठार, ठीक है। ये बात तुम याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है इसका आगे वाला, वो प्रश्न ये है कि अडावल पर्वत कहाँ है? अडावल पर्वत कहाँ पर है? तो इसका उत्तर मैं सीधे बता देता हूं आपको। अडावल पर्वत जो है वो बूंदी में है, और बूंदी में इसी अरावली को भी कहते हैं अडावली। क्या कहते हैं? अडावली। प्रश्न है तीसरा, मतलब इनके अंदर आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055 किलोमीटर है। कहां पर है? सीकर के अंदर। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। सबसे ऊंचा भाग कौन सा अरावली का? वो है दक्षिण अरावली वाला। और यहां पर सबसे ऊंचा पर्वत पूछे दक्षिणी अरावली का, तो गुरु शिखर। मध्य अरावली का मैं से मोराई जी। और इसके बाद दूसरा सबसे तारागढ़। तारागढ़ को अरावली का केंद्र भी कहते हैं, मध्य बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अरावली की जो है वो रघुनाथगढ़ हमने पढ़ी ली, ठीक है। तो याद रखना, अरावली को राजस्थान में कितने भागों में बांट गया? 3 भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। बस थोड़े से प्रश्न और रह गए, ये करा देता हूं। अरे चल लेते हैं रे बड़े भाई। इसके बाद मेरे भाई प्रश्न है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए क्या उत्तर बता ही देता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो, तुम सीधा बोल दोगे अगर तुम्हें आता होगा तो बोल दो पूर्वी मैदान के अंदर। पूर्वी मैदान के अंदर क्यों? क्योंकि ये भाग जो है वो नदियों से निर्मित है। किससे निर्मित है? नदियों से निर्मित। बड़ी बड़ी नदियां यहीं पर बह जाती हैं। नदियों से निर्मित होने के कारण इस पूर्वी मैदान में नदियां बहती है, पानी अच्छा होगा तो यहाँ पर मृदा कैसी होगी? जलोढ़। और जलोढ़ जो मिट्टी है वो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां कृषि कैसी होगी? सबसे ज्यादा कृषि भी इसी के अंदर होती है, पूर्वी मैदान में। कृषि अधिक होगी, जहां कृषि अधिक होगी वहां जनसंख्या, क्योंकि काम धंधा ज्यादा मिलेगा, जनसंख्या भी क्या होगी? अधिक। जहां पर जनसंख्या अधिक होगी वहां पर परिवहन भी क्या हो जाएंगे? अधिक। लोगों को चाहिए नहीं चाहिए साधन? बिल्कुल। जहां परिवहन अधिक होंगे वहां उद्योग धंधे भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये बात सारी याद रखना। ये सारी चीजें ज्यादा कहां मिलती है? पूर्वी मैदान में। जनसंख्या, राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? जयपुर की। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस भी कहां पाई जाती है? जयपुर में। और भैंस न्यूनतम कहां पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर। ये बात याद रखना। ओके गुरुजी। तो ये हो गया अपना 1%। इसके बाद घबराओ मत तुम, ये पूरा सट जाएगा। मेन सारी बातें इसके अंदर मैंने बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है इसके आगे वाला प्रश्न ये है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने जिले आते हैं? तो वो याद रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 7 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 7 जिले। जिसे आड़ोती क्षेत्र बोलते हैं ना, उसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले। ये मालवा के पठार का अवशेष है। किसका अवशेष है? मालवा के पठार। और मालवा का पठार राजस्थान में झालावाड़ के अंदर देखने को मिल जाएगा, प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिल जाएगा, और कोटा के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखना, मालवा का पठार इन देशों में देखने को मिल जाएगा। अब एक प्रश्न और मेरे भाई करके दिखा दो तुम मेरे को। वो प्रश्न है अपना,
अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था? कुछ 2-3% छुट गए क्योंकि अब थोड़ा सा लेट हो गया, वो कल कराऊंगा, ठीक है। अरावली का निर्माण, कल आप वो टॉपिक तैयार रखना, राजस्थान की नदियां तैयार कर लेना, ठीक है। अरावली का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ? तो अरावली का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। इसके बाद 2 शांत काल आते हैं, फिर उसके बाद एक काल आता है जिसका नाम है अल्पाइन काल, और इस अल्पाइन काल के अंदर निर्माण होता है हिमालय का। किसका निर्माण होता है? हिमालय। हिमालय दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली। अगर प्रश्न पूछे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो तो है हिमालय। अगर पूछे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो बोल देना एंडीज। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो देखो पूरी ईमानदारी के साथ आप सोच के देखो कि अपने को कितने प्रश्नों में कितनी बातें सीख रहे हैं। तो तुम्हारा भी पढ़ा हुआ रिवीजन हो रहा है। अब देखो पूरे दिन 24 घंटे होते हैं, और मान लो तुम अगर 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो लास्ट वाले दिनों में, तो ये 40 मिनट तो बचा के रखा करो। अब कहते हो गुरुजी टाइम नहीं मिलता, तो मैं अभी बता के गया था कि कोई चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। तो टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो टाइम निकालिए, 7 बजे तैयार रिया करेगा, और हर टॉपिक को आप अच्छे लेवल से कर लोगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।